हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो बिना देर किए साथियों, आपको बता दूं कि जो मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आने वाली रीट भर्ती 2020 हो चाहे सीटेट हो, उसके अंदर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसको बिल्कुल बेसिक से पूरा करवाने जा रही है। तो आप सबसे पहले मेरा यही निवेदन है कि आप इस क्लास को लेने से पहले अपने पास में एक रजिस्टर और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें और जो विषय वस्तु मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको अपने रजिस्टर में नोट कर लें। साथियों, आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि बाल विकास को जो लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा, बाल विकास को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आप इनको अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। दोबारा आपको बाल विकास के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम पूरा करवाने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आपने मनोविज्ञान का जो सामान्य परिचय है उसके जो 4-5 पार्ट हैं मैंने बनाए हैं, आप उसको भी ज़रूर पूरा पढ़ें और उसको नोट करें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो बिना देर किए आज की क्लास को शुरू करते हैं साथियों। आज की जो हमारी क्लास है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। हमारी क्लास का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान में एक लफ्ज़ है या एक वर्ड है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। साथियों, शिक्षा, सबसे पहले हमें शिक्षा को समझना है। मनोविज्ञान की तो सारी थ्योरी मैंने आपको समझा दी थी। अगर हम एक बार फिर से देखें तो मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य व्यवहार का अध्ययन करना। क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये वाटसन की पूरी थ्योरी मैंने आपको समझाई थी। अब देखते हैं शिक्षा का क्या माना है। शिक्षा की जो उत्पत्ति है साथियों, वो संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। यहाँ पे साथियों ये शिक्षा लिखा दिया गया है भूल से, तो यहाँ पे आप इसको शिक्ष पढ़ें, शिक्षा ना पढ़ें। तो संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है शिक्षा की उत्पत्ति, जिसका अर्थ क्या है? प्रकाशित करना। जिसका अर्थ क्या है? प्रकाशित करना। साथियों, भारतीय साहित्य में शिक्षा जो वर्ड है उसकी जगह विदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? विदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और विदा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है। संस्कृत के विद धातु से हुई है। और विद का अर्थ क्या होता है? जानना या प्राप्त करना। विद का क्या अर्थ होता है? जानना या प्राप्त करना। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपके? शिक्षा और मनोविज्ञान दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। अगर इसको हम समझें तो मनोविज्ञान व्यक्ति के आंतरिक या बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है, और शिक्षा क्या है? शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ मैं साथियों, ये शिक्षा भूल से लिखा गया है, यहाँ पे शिक्ष धातु है और इसका अर्थ है प्रकाशित करना। भारतीय साहित्य में शिक्षा की जगह विदा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि संस्कृत के विद धातु से बना है, और विद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। साथियों, अगर हम अंग्रेजी शिक्षा में या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एजुकेशन। कौन सा? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए। और एजुकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से ली गई है? लैटिन भाषा। किस शब्द से बना है एजुकेशन? लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। और इसमें दो धातु है साथियों, इन दोनों धातुओं को आप समझे। हिंदी के एडू, ए से, और इंग्लिश के एडू में से ई, इसका माना होता है, इसका अर्थ होता है अंदर से। और ड्यूका का अर्थ होता है, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी कि एजुकेशन का ए ले लो या हिंदी वाला, और इंग्लिश के एजुकेशन से ई ले लो, इसका अर्थ होगा अंदर से। और दूसरी जो धातु है वो है ड्यूको, इसका मतलब होता है बाहर निकालना। तो एड्यूको का मतलब हो गया अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना या अग्रसर करना। अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना या अग्रसर करना। तो एजुकेटम का मतलब अगर हम सारांश रूप के अंदर समझे साथियों एजुकेशन का मतलब, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडुकेटम अगर आपके लिखा हुआ होता है, स्पेलिंग समझ लेना साथियों,
स्पेलिंग को लेकर भी सवाल पूछा है सीधा सीधा। EDUCATOM, एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना। इसी तरीके से एडुकेयर का पूछ ले, EDUCARE, इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना या आगे बढ़ाना। और एडुसियर का पूछ ले साथियों, EDUCEAR, तो इसका मतलब होता है नेतृत्व प्रदान करना। तो ये सारांश रूप में आपको एजुकेशन शब्द का पूरा मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है। अब हम समझते हैं शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा की परिभाषाओं में सबसे पहले हम सबके बापू महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को लेकर जो परिभाषाएं दी थी वो आप देखें। बालकों एवं मनुष्यों में शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, 3 शब्द है साथियों। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वाधिक अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। सर्वाधिक अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये किसकी डेफिनेशन है साथियों? बालकों एवं मनुष्य में शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा की सर्वाधिक अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये महात्मा गांधी जी की परिभाषा है। 3H का मतलब हो गया शरीर का हेल्थ, मस्तिष्क का हेड और आत्मा का हार्ट, यानी कि 3H का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पे नोट लगाकर एक बात को और याद रखना साथियों कि गांधी जी ने शिक्षा से संबंधित और क्या क्या बातें बताई थी। गांधी जी ने अपनी शिक्षा नीति को बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का नाम दिया है। ये भी सवाल पूछ लेते हैं साथियों। गांधी जी ने अपनी शिक्षा नीति को बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का नाम दिया है। अब बुनियादी शिक्षा में जब उन्होंने जो नाम दिया बेसिक शिक्षा को, तो उसके अंदर क्या क्या शर्तें थी? 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। बुनियादी शिक्षा के अंदर जब गांधी जी ने शिक्षा को बुनियादी शिक्षा नाम दिया तो उसके अंदर ये बातें थी कि 7 से जो 14 वर्ष का बालक है उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। और तीसरा पॉइंट क्या था इनका? शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा को लेकर विचारधारा है वो यही थी साथियों कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए और शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। अब लेते हैं हम रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसको रविंद्रनाथ जी टैगोर भी हम बोलते हैं। शिक्षा वह ज्ञान है, इनकी परिभाषा क्या है? शिक्षा वह ज्ञान है जो हमें न केवल सूचनाएं प्रदान करती हैं बल्कि जीवन एवं वातावरण के साथ तादात्म्य यानी समायोजन स्थापित करते हैं। जिसके बेस पर हम क्या स्थापित करते हैं? समायोजन, जिसको तादात्म्य स्थापित करते हैं। वापस देख लो एक बार। शिक्षा वह ज्ञान है जो हमें न केवल सूचनाएं प्रदान करती है बल्कि जीवन एवं वातावरण के साथ तादात्म्य समायोजन स्थापित भी करती है हमारे साथ। इन्हों की 1-2 बातें और देखते हैं हम। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने प्रकृतिवादी एवं सहचर्यावादी शिक्षा का विचार दिया। सीधा सवाल पूछ लेते हैं साथियों कि भाई प्रथम विचारक कौन थे जिन्होंने प्रकृतिवादी या सहचर्यवादी शिक्षा का विचार दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1921 ईस्वी में शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक बात और बोली थी कि मुक्त विद्यालयी शिक्षा पर विचार किसने दिया था? मुक्त विद्यालयी शिक्षा पर विचार रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी शिक्षा को लेकर क्या थ्योरी थी? शिक्षा का उद्देश्य बालकों एवं संपूर्ण समाज का कल्याण है। इसके अभाव में शिक्षा अनुर्वर, जिसको बंजर भी बोलते हैं हम, अनुर्वर एवं उपयोगी है। ये बहुत डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है साथियों कि भाई शिक्षा के अभाव में अनुर्वर एवं या बंजर एवं अनुपयोगी। शिक्षा का उद्देश्य बालकों एवं संपूर्ण समाज का कल्याण है शिक्षा, और इसके अभाव में शिक्षा अनुर्वर, जिसको हम बंजर भी बोलते हैं, एवं अनुपयोगी है। इनकी एक बात और देखते हैं हम। 1948 ईस्वी में इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। 1948 में इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं बालकों में पूर्व से विद्यमान संपूर्णताओं को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। बालकों में पूर्व से विद्यमान संपूर्णताओं को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। सुकरात क्या कहते हैं? ज्ञान ही गुण है और गुण ही ज्ञान है। बहुत छोटी परिभाषा है लेकिन बहुत अच्छी बात बताई है सुकरात ने। ज्ञान ही गुण है और गुण ही ज्ञान है। प्लेटो को अगर हम देखें तो प्लेटो कहता है शिक्षा वह प्रशिक्षण है जो बालकों में सद्गुण और आदतों का निर्माण करता है। प्लेटो का कहना है शिक्षा वह प्रशिक्षण है जो बालकों में सद्गुण और आदतों का निर्माण करता है। अरस्तु की क्या थ्योरी है साथियों? अरस्तु का मानना है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही शरीर है। यहाँ पे 2H है साथियों। गांधी जी वाली थ्योरी में 3H था। अब आपको सीधा पूछ रहे हैं 2H की थ्योरी किसने दी थी? 2H। H का मतलब देखो, H यहाँ स्वस्थ दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी शरीर दिखाई दे रहा है, स्वस्थ शरीर, तो इसका हो गया हेल्थ और स्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हेड। साथियों एक चीज़ और यहाँ पे याद रखें, जो शारीरिक शिक्षा है उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? खेलकूद और व्यायाम की जो भी गतिविधियाँ होती है वो शारीरिक शिक्षा में आती है। और मानसिक शिक्षा के अंदर आपके आएगा गणित, तर्क शक्ति और दर्शन शास्त्र। शिक्षा को लेकर पेस्टोलॉजी की क्या थ्योरी है? बालकों की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास से ही शिक्षा है। वापस देखें एक बार, बालकों की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। तो इस तरीके से हमने शिक्षा को अच्छे से समझा, शिक्षा को। अब हम समझते हैं साथियों शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अगर हम अर्थ देखें साथियों तो ये मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से समझना साथियों, शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में विशेष व्यक्तियों, ये ध्यान रखना, विशेष व्यक्ति कौन कौन है? शिक्षक और शिक्षार्थी। तो विशेष व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन विशेष शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। तो शैक्षिक परिस्थिति क्या हो गई इनकी? कक्षा की परिस्थिति। जो कक्षा की परिस्थिति है वो शैक्षणिक परिस्थिति हो गई। और विशेष व्यक्ति कौन हो गए इसमें? शिक्षक और विद्यार्थी। तो क्या समझे हम? मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में विशेष व्यक्तियों, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी है, विशेष व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन विशेष शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है। मनोविज्ञान के नियम एंड सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षिक परिस्थितियों या शिक्षा के क्षेत्र में किया जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग किस परिस्थिति में? शैक्षिक परिस्थिति में ही। और वो किसके क्षेत्र में? या शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है। शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र का केंद्र बिंदु कौन होता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कई बार पूछा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र का केंद्र बिंदु कौन होता है? शैक्षिक परिस्थितियों में या शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र बिंदु कौन होगा? बालक होगा। क्योंकि जो भी परीक्षण किया जाएगा शैक्षणिक परिस्थिति में, स्थिति में, तो वो बालक पे किया जाएगा। तो शैक्षणिक परिस्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक। क्योंकि शिक्षा बालक के अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालती है। अब बालक अपने शिक्षा के क्षेत्र का केंद्र बिंदु क्यों है साथियों? क्योंकि शिक्षा बालक के अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालती है। अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, लेकिन शिक्षा व्यवहार के मार्जन या परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन है। यहाँ पे ये शब्द आया है साथियों,
मार्जन और परिमार्जन, आपको घबराना नहीं है, इसका भी अर्थ मैंने नीचे लिखा है। तो दोनों में फ़र्क समझे आप कि भाई मनोविज्ञान तो क्या करता है, सिर्फ व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन शिक्षा क्या करती है, शिक्षा आपके व्यवहार के मार्जन या परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करती है। परिमार्जन किसे कहते हैं, परिमार्जन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है उन्नत, यानी कि आपके अंदर या आपके पास जो नहीं है उसको आपके अंदर से विकसित किया जाना। आपके अंदर या आपके पास जो नहीं है उसको आपके अंदर से विकसित किया जाना, यानी आपको कुछ नहीं आ रहा है और आपको ज्ञान दिया जा रहा है, तो ये आपके व्यवहार का परिमार्जन है। तो ये आपके व्यवहार का परिमार्जन है। समझ में आया साथियों? अब देखते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में, लेकिन अगर इसका स्पष्ट रूप कब सामने आया, 1920 में। दोनों तारीख अलग अलग है साथियों, याद रखना दोनों को अलग अलग। इसकी अपन आगे थ्योरी और समझेंगे कि भाई 1920 में किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक बार ओवरव्यू यही समझें कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो कब हुई, 1900 में, लेकिन इसका स्पष्ट स्वरूप कब सामने आया, 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन था, थॉर्नडाइक, और इसकी किताब का नाम भी याद रखना है आपको, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में आपको थॉर्नडाइक का नाम याद रखना है, इसकी किताब का नाम याद रखना है। और इस एजुकेशन साइकोलॉजी में जो शिक्षा मनोविज्ञान जिसका जनक थॉर्नडाइक माना जाता है, इसका समर्थन किस किसने किया था, स्टैनली हॉल, जड़ और टर्मन, इन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान के समर्थन दिया है। आगे देखते हैं साथियों, एक लाइन याद रखना, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का सर्वप्रथम सफल प्रयोग किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किसने किया, पेस्टोलॉजी ने। किसने किया, पेस्टोलॉजी ने। तो साथियों आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हमें आज इस क्लास को यहीं पे बंद करना होगा। आगे जो भी पाठ्यक्रम होगा वो अगले वाले वीडियो में दिया जाएगा आपको। तो शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर आपके अंदर, आपके सामने मैंने ये थ्योरी रखी है। आप इस वीडियो को एक बार और देखें और एक रजिस्टर और एक पेन लेकर जो भी मैंने ये आपके नोट्स लिखे हैं आपके सामने रखे हैं, आप इनको हैंड राइटिंग से लिखें खुद, ताकि जब भी आप दोबारा इस वीडियो को देखें तो लिखा हुआ आपको याद भी रहे। और मेरी यही कोशिश है साथियों कि बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र करा रहा हूँ। आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको दोबारा कहीं से भी नोट्स लेने की या किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो मेरे इस चैनल पे, तो बाल विकास का कंप्लीट पाठ्यक्रम आपके सामने होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें। अगर इस विषय वस्तु से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, क्यूरी हो, या कोई बात नहीं समझ में आए, या और इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।